नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी जाएंगे दिल्ली। 3 दिवसीय यूपी दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 3 दिवसीय यूपी दौरे पर थे पीएम मोदी और आपको बता दें कि बेहद ही खास रहा उनका ये 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश का दौरा। एयरपोर्ट पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री रवाना होंगे यहां से। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली जाएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि बनारस में लगातार बैठकें हुई हैं और उसके बाद अब 3 दिवसीय जो यूपी दौरा है वो खत्म हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो वापस लौट रहे हैं दिल्ली। एसके वाजपेयी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, क्या जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, क्योंकि अब वो खत्म हो चुका है। क्या जीत का मंत्र दिया गया है, क्या वो अहम बातें हैं इस 3 दिन के दौरे की? हाँ बिल्कुल, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी महोबा के कार्यक्रम के बाद लखनऊ में डीजीपी आईजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे थे और इस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन वो रहे। एक लंबा वक्त उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिताया। हालांकि अगर हम महोबा की बात करें तो वो उनके शिलान्यास और लोकार्पण से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था, जिसमें महोबा और साथ साथ बुंदेलखंड के कई जिलों को प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाओं की सौगात दी थी। साथ ही साथ कई ऐसी परियोजनाएं जो वहां लंबे वक्त से रुकी हुई थी उनको तेजी के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए थे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। जहां तक लखनऊ के कार्यक्रम का सवाल है तो देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर, आतंकवाद को लेकर, नक्सलवाद को लेकर, जेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, साथ ही साथ साइबर क्राइम समेत कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर से आए डीजीपी, साथ ही साथ जो अन्य पुलिस और गृह विभाग के अधिकारी थे उनके साथ एक लंबी चर्चा की और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने मुलाकात की थी, जिसके बाद वो अब लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो निश्चित है कहीं न कहीं इन दौरों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं न कहीं 2022 चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी चर्चा की थी और कहीं न कहीं उस चर्चा की कुछ तस्वीरें भी बाहर आई थी जो न्यूज वन इंडिया ने भी प्रमुखता से दिखाई थी। और कहीं न कहीं इन सारी चीजों का संदेश बिल्कुल साफ था कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, जो उनकी नीतियां हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, कहीं न कहीं केंद्र सरकार उसके साथ खड़ी है। और निश्चित है कि 2022 में भी सीएम योगी आदित्यनाथ के फेस पर ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। तो देखना अब ये है कि जब प्रधानमंत्री अपने 3 दिवसीय दौरे को पूरा करके लखनऊ से रवाना हो गए हैं, गृह मंत्री भी उनके साथ लखनऊ से रवाना हो गए हैं, तो निश्चित है अब सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट पर विदाई देने के बाद अब वो गोरखपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। इसके साथ ही आपको बता दें कि एयरपोर्ट पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी। कुछ आवंटियों को चाबी और कब्जा प्रमाण पत्र भी देंगे सीएम। गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा कल है। कल गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा का दौरा है उत्तर प्रदेश का और वो कई सारे कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। तो गोरखपुर में क्या कुछ खास होगा ये भी आपको बता देते हैं। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। गोरखपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के मान बेला में कार्यक्रम का आयोजन होगा। कल जेपी नड्डा भी क्योंकि पहुंचेंगे गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने किया है आवासों का निर्माण और चाबी दी जाएगी। कुछ आवंटियों को चाबी और कब्जा प्रमाण पत्र देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कार्यक्रम में करीब 1400 आवंटियों को बुलाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। कल जेपी नड्डा गोरखपुर में रहेंगे, उनका गोरखपुर का दौरा है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है और यहां पर कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जनता को संबोधित भी करेंगे और साथ ही जो लाभ है वो सीधे सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो जनता तक पहुंचाने का काम
कल किया जाएगा। फरियादियों की समस्या सुनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं अक्सर। सोमवार को रजही के खाले टोला में वनटांगिया परिवारों के साथ भी संवाद है। सीएम योगी का ये जो 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है वो कई मायने में खास कहा जा रहा है। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, 2 दिवसीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है गोरखपुर का, लेकिन ये जो दौरा है वो कोई आम दौरा नहीं है, बहुत ही ज्यादा खास दौरा है, कई मायनों में खास है। क्या कुछ होगा ये इन दोनों दिनों में, विस्तार से बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है 2 दिवसीय, ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। खास तौर से आपको बता दें कि आज गोरखपुर के उत्तरांचल में बने मानवेला के मैदान में प्रधानमंत्री आवास योजना के कई लाभार्थियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से आवास की चाबी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर जिले में होने वाली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा कार्यक्रम जो यहाँ लगाया गया है उसमें भी भाग लेंगे। जो बूथ अध्यक्षों को ये गुर सिखाया जाएगा कि किस तरह से 2022 की चुनाव को हासिल किया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बना सके। तो ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है 2022 को चुनाव को देखते हुए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे कि जो सरकार की योजनाएं हैं अधर में लटकी हुई हैं, किन कारणों से अधर में लटकी हैं, किस तरह से पूरा होगा, उसके लिए समीक्षा बैठक। तो कुल मिलाकर जो 2 दिन का ये दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद ही ज्यादा अहम रहने वाला है और देखना होगा कि अपने संबोधन में मुख्यमंत्री क्या कुछ कहेंगे गोरखपुर में रहकर। तो वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, जिसमें 15 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें से 11 कैबिनेट मंत्री बने, जबकि 4 राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। इस नए मंत्रिमंडल में सचिन पायलट खेमे के 4 विधायकों को भी जगह दी गई है। गहलोत कैबिनेट में 4 दलित चेहरे को मंत्री बनाया गया है। तो वहीं मंत्रियों के शपथ लेने से पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि जो लोग कैबिनेट में शामिल नहीं हो रहे हैं उनका कैबिनेट में शामिल होने वाले नेताओं से कम योगदान नहीं है। वहीं शपथ ग्रहण के पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बताया कि नई कैबिनेट में इस बार 4 दलित मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। हमारी पार्टी चाहती है कि दलित, उपेक्षित, पिछड़े लोगों का प्रतिनिधित्व हर जगह होना चाहिए और पिछले काफी वक्त से हमारी सरकार में दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं था, जिसकी अब भरपाई कर दी गई है। दलितों के साथ ही आदिवासियों का भी प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है। इस मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम मंत्री को भी शामिल किया गया है। तो आपको बता दें कि गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और इसमें 15 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें की 4 कैबिनेट मंत्री हैं, माफ कीजिएगा, जिनमें की 11 कैबिनेट मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। दिल्ली में आज होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक को 27 नवंबर तक टाल दिया गया है। तो वहीं पहले से जो किसान मोर्चे का कार्यक्रम है वो ऐसे ही चलता रहेगा। कल लखनऊ में किसानों की महापंचायत होनी है। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। किसान मोर्चा सरकार के 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद भी अभी आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है। बहरहाल किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक 27 नवंबर तक टाल दी गई है। 27 नवंबर को होने वाली बैठक में आंदोलन की दशा दिशा तय की जाएगी। वहीं अन्य सारे कार्यक्रम यथावत चलते रहेंगे। किसान मोर्चा के तय कार्यक्रम के तहत 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत, 26 नवंबर को आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर दिल्ली की हर सीमा पर गैदरिंग के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं 29 नवंबर के संसद मार्च का फैसला 27 तारीख की बैठक में लिया जाएगा। वो प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से, वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर्स पे हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही रहेगा। और उस तक क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उस पे फैसला करने के लिए 27 को फिर एसकेएम की मीटिंग होगी। 29 से पहले 27 तारीख को हालात उस वक्त तक बनेंगे
उस पे फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें, कार्तिक पूर्णिमा को पीएम ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। वहीं किसानों से घर लौटने की अपील की थी, लेकिन किसान अभी कई और मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखे हुए हैं, जिनमें सरकार एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाए, आंदोलन के दौरान दर्ज एफआईआर वापस हो, 670 शहीद किसानों के घर वालों को मुआवजा मिले, सिंघू बॉर्डर पर शहीद किसानों की याद में स्मारक बने, बिजली संशोधन बिल वापस हो, बीज कानून पर सरकार किसानों से राय मशविरा करे। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन को लेकर कोई भी फैसला किसी तरह की हड़बड़ी में नहीं लेना चाहता। किसान नेता किसी भी तरह के औपचारिक ऐलान से पहले बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग की भी इंतजारी कर रहे हैं, जिसमें कृषि बिल को औपचारिक तौर पर वापस लेने को मंजूरी दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण को पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल अनुमानित लागत करीब 36,230 करोड़ है। अब तक 94% भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। तो वहीं टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को अगर अब एक्सप्रेस प्रदेश कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी छोर तक को जोड़ने के लिए सूबे में एक्सप्रेसवे का ऐसा जाल बिछ चुका है कि जिन इलाकों में जाने में कभी 20 घंटे लगा करते थे, अब वो कुछ घंटों की दूरी पर रह गए हैं। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। पीपीपी टॉल मोड पर डीबीएफओटी पद्धति पर निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अब तक लगभग 94% भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। इस एक्सप्रेसवे की कुल अनुमानित लागत 36,230 करोड़ है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बनाया जाना है। कुल लंबाई 594 किलोमीटर होगी। 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा। इसे बढ़ाकर 8 लेन किया जा सकता है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज इसमें शामिल होंगे। पूर्व में बलिया और नॉर्थ वेस्ट में उत्तराखंड बॉर्डर तक बढ़ाया जाना है। इसकी कुल लंबाई 1000 किलोमीटर तक जा सकती है। दोनों फेज तैयार होने के बाद सफर आसान हो जाएगा। दिल्ली से बिहार बॉर्डर तक 10 से 11 घंटों में पहुंच सकते हैं। जाहिर है, इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। ऐसा अनुमान है कि इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के दौरान लगभग 12,000 व्यक्तियों को अस्थायी रूप से नियोजित किया जाएगा, जबकि टोल प्लाजा के निर्माण से लगभग 100 व्यक्तियों को स्थायी तौर पर नियोजित किया जाएगा। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए लखनऊ से एसके वाजपेयी की रिपोर्ट। हरिद्वार में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भव्य रोड शो हुआ। रोड शो में लोगों का जन सैलाब उमड़ गया। हरिद्वार से अरविंद केजरीवाल ने देवभूमि की जनता से कई वादे किए। केजरीवाल ने पहाड़ फतेह करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। आखिर वो प्लान क्या है, आपको रिपोर्ट में समझाते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीनों का वक्त ही बचा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी पहाड़ पर फतेह की तैयारी में जुटी हुई है। दावों, वादों, झूठे आश्वासन के पेच में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा मौका दिख रहा है। तभी तो पार्टी के मुखिया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहाड़ फतेह करने का मास्टर प्लान तैयार किया है। हरिद्वार की इन सड़कों पर ये भीड़, ये हुजूम आम आदमी का ही है। जीप पर सवार हाथ हिलाते हुए अपने नेता को देखने के लिए आप कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन इन सब से पहले हरिद्वार में अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों से संवाद किया और जीत का 70% क्रेडिट उन्हीं ऑटो चालकों को दे दिया। पिछले 20 साल में बीजेपी और कांग्रेस का शासन रहा। इन दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों में सहमति है।
एक बार तुम राज करो, एक बार हम राज करेंगे। दोनों में सहमति है, तुम लूटो हम लूटे। जब तुम्हारी बारी आए तो हमको बचा लेना, हमारी बारी आएगी तुमको बचा लेंगे। अब ये खेल खत्म करना है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया था, बस एक बार, और आम आदमी पार्टी ने पिछले 7 साल में ऐसा जबरदस्त काम करा है कि उस वक्त सारी पार्टियां हवा हो गई दिल्ली के अंदर। अब कोई किसी पार्टी की बात नहीं करता। भीड़ और कार्यकर्ताओं का उत्साह देख अरविंद केजरीवाल गदगद हो उठे और देवभूमि की जनता से कई वादे कर बैठे। केजरीवाल के धार्मिक वादे, सरकार बनने पर बुजुर्गों को अयोध्या दर्शन कराएंगे। सरकार की ओर से अजमेर शरीफ जाने का प्रबंध होगा। करतापुर साहिब के मुफ्त दर्शन सरकार कराएगी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की जनता से एक मौका भी मांगा और कहा कि हम लोग भी सुधारेंगे और परलोक भी सुधारेंगे। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों से लेकर सभी सुविधाओं को मजबूत करेंगे। मैं आके कह रहा हूं, मैंने दिल्ली में स्कूल बनवाए, हमको वोट दो, हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे, हम तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे। दिल्ली में करके दिखाया है, हवा में बात नहीं कर रहे, दिल्ली में करके दिखाया है, अब देवभूमि में भी करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो कहती है हमने दिल्ली के अंदर अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। देवभूमि में एक मौका दो, यहां भी शानदार अस्पताल बनाएंगे, शानदार मोहल्ला क्लिनिक। अरविंद केजरीवाल के वादे और दावे कितने सच्चे हैं, चुनावी लहरों पर वादों का पुल फिलहाल के लिए तो बेहतर है, लेकिन इसकी बुनियाद कितनी मजबूत है और ये जमीन पर कितने सही साबित होंगे, ये तो 2022 में आने वाले चुनाव परिणाम ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। आजमगढ़ के रहने वाले इंद्रदेव शुक्ला को गोवा का डीजीपी बनाया गया है। इंद्रदेव शुक्ला को बेहद ईमानदार और तेज तर्रार छवि का माना जाता है। तो वहीं गोवा के डीजीपी बनने के बाद इंद्रदेव शुक्ला के परिवार में जश्न का माहौल है। परिवार के साथ पूरा गांव गर्व महसूस कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। लड्डू खाते हुए और आनंद में भरे हुए ये हैं मुसाफिर शुक्ला। आखिर खुश हो भी क्यों न, बेटे इंद्रदेव शुक्ला ने ये मुबारक मौका जो दिया है। आजमगढ़ के मल्लूपुर के रहने वाले इंद्रदेव शुक्ला गोवा के डीजीपी बनाए गए हैं। इंद्रदेव शुक्ला 1995 बैच के आईपीएस हैं। गोवा के डीजीपी के बनने की खबर सुनने के बाद पूरे गाँव में जश्न का माहौल है। पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये एक आदमी कमाने वाला और 8 पढ़ने वाले, 2 लड़कियां, अच्छा लड़के, और कोई बैठा नहीं, सब नौकरी में। मल्लूपुर के इसी गांव में इंद्रदेव शुक्ला की पढ़ाई लिखाई हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने यहाँ के प्राइमरी स्कूल से की थी जो मड़ई में चलता था। इलाहाबाद से उन्होंने एमएससी फिजिक्स की पढ़ाई की। 1995 में उनका आईपीएस में चयन हुआ। गोवा कैडर में उन्होंने ज्वाइन किया। ईमानदार और तेज तर्रार ऑफिसर के रूप में उनकी पहचान है। डिप्यूटेशन पर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में भी नौकरी की। दिल्ली पुलिस में सिक्योरिटी में बतौर ज्वाइंट सीपी रहे। बहरहाल अब इंद्रदेव शुक्ला को गोवा के डीजीपी की जिम्मेदारी मिली है। परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। माना जा रहा है कि यूपी का ये लाल सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए आजमगढ़ से संदीप की रिपोर्ट। वाराणसी के बीएचयू में तिरंगा यात्रा निकाला गया। तिरंगा यात्रा का मकसद देश प्रेम के जज्बे को बनाए रखने के संदेश को लेकर किया गया। इस यात्रा में बीएचयू के छात्र, छात्राएं और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। हाथों में राष्ट्रध्वज, लब पर वंदे मातरम, भारत माता की जय। तस्वीरें काशी हिंदू परिसर की हैं। तस्वीरें वाराणसी के बीएचयू परिसर की हैं, जहां छात्र, छात्राओं, शिक्षकों ने तिरंगा यात्रा निकाली।
देश प्रेम के जज्बे को बनाए रखने के संदेश के साथ रविवार सुबह काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े छात्र और शिक्षकों ने बीएचयू परिसर में तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्र प्रेम की एक इबारत लिखी। ये यात्रा परिसर के विरला मैदान से होकर विश्वनाथ मंदिर पर पूरी हुई। यात्रा के दौरान छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने अपने हाथों में राष्ट्रध्वज लिया हुआ था। साथ ही देश प्रेम के नारों के उद्देश्य से विश्वविद्यालय परिसर गुंजायमान हो रहा था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 30,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत है और आप सब उदाहरण हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में आपने आज जो विश्वविद्यालय को जागरण करने का काम किया है, जागृत करने का काम किया है, ये सभी बेटियां और आप सभी बधाई के पात्र हैं। देश जहां आजादी का 75वां अमृत वर्ष मना रहा है, वहीं ऐसे आयोजनों से लोगों में जागृति आएगी और यही संदेश है बीएचयू की इस तिरंगा यात्रा का। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए वाराणसी से डॉक्टर संतोष ओझा की रिपोर्ट। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।